Hello friends, class 10th in the economics. Today I am teaching you chapter 4, globalization and the Indian economy. As we know about the globalization, वैश्वीकरण जिसे हम कहते हैं, पूरी दुनिया में जितने ज़्यादा देश हैं आजकल वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं और हम लोग व्यापार करते हैं दूसरे देश के साथ, हमारे दूसरे देश के साथ रिलेशंस होते हैं. एज कंज्यूमर्स इन टूडेज वर्ल्ड, जैसा हम जानते हैं जो कंज्यूमर हैं आज की डेट में, संसार में जो कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, सम ऑफ अस हैव ए वाइड चॉइस, और उनमें से हम बहुतों के पास हमारी क्या है, बहुत बड़ी चॉइस है गुड्स की और सेवाओं की हमारे सामने. आज हमारे सामने हम देख रहे हैं, टुडे वी आर वॉचिंग दैट वी हैव ए नंबर ऑफ चॉइस गुड्स एंड सर्विसेज. जो लेटेस्ट मॉडल है, नई मॉडल्स का डिजिटल कैमरा हमारे पास है. निकॉन का कैमरा आजकल काफ़ी पॉपुलर है. मोबाइल फ़ोन्स है, नए नए स्मार्टफोन, आईफोन बाज़ार में अवेलेबल है. एंड टेलीविज़न मेड बाय लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग, और टेलीविज़न भी है जो मैन्युफैक्चरिंग होती है संसार में और विद इन आवर रीच, हमारी पहुंच के अंदर हैं. हम आज नई अलग अलग रेंज की कई डिफरेंट प्रकार के हम आज जूते लेते हैं, आज हम कपड़े लेते हैं, लेटेस्ट मॉडर्न कपड़े लेते हैं. तो आज हम देख रहे हैं ये ग्लोबलाइजेशन से पॉसिबल हुआ है. एवरी सीजन, हर मौसम में न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल, नए मॉडल की ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ आती हैं, बाइक्स आती हैं. कैन बी सीन ऑन इंडियन रोड, हम इंडियन रोडों पे हम देख सकते हैं. वी कैन सी द न्यू model of automobiles and new models of mobile also. Within 3 months, within 5 months, we see the latest model in the market. The companies try to manufacture the new model either in mobile or either in television, either in camera. Gone are the days, अब वो दिन चले गए हैं. when ambassador and fights were the only car, जब ambassador और फाइट जो कार है हुआ करती थी, केवल इंडियन रोडों में वही दिखती थी. टुडे इंडियंस आर बाइंग कार प्रोड्यूस बाय नियरली ऑल द टॉप कंपनी. आज हम क्या कर रहे हैं, जो इंडियंस हैं कार खरीद रहे हैं प्रोड्यूस बाय नियरली ऑल द टॉप हम लोग नई नई कंपनियों की आजकल क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड में कंपनियों की गाड़ी खरीद रहे हैं. अ सिमिलर एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड, यानी कि एक विस्फोट हो चुका है. जो ब्रांड की अगर हम बात करें, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट ब्रांड के आज हम चीज़ें लेते हैं. सीन फॉर मैनी अदर गुड, फ्रॉम कमीज से लेकर शर्ट्स से लेकर टेलीविज़न तक और फ्रूट जूस तक हम ब्रांडेड लेते हैं. सच वाइड रेंजिंग जो है हमारे पास, नंबर ऑफ चॉइस है हमारे पास आज की डेट में. अब वो दिन तो चले गए हैं जब हम एक सपना सा ही था कि हम लोग एक ब्रांडेड जो स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ के जो प्रोडक्ट्स थे हम उसको यूज़ नहीं कर पाते थे. इन आवर मार्केट में हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी चॉइस हैं, बहुत सारे गुड्स अवेलेबल हैं, ब्रांडेड चीज़ें हैं. रिलेटिवली रिसेंट फिनोमिना जो है हमारा, यू वुडंट हैव फाउंड सच ए वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स इन इंडियन मार्केट. ऐसी जो वाइड वैरायटी है गुड्स की इंडियन मार्केट में हम नहीं पा सकते थे 2 डिकेड्स बैक, अब से 2 शताब्दियों पहले तक. 2 शताब्दियाँ मीन्स 200 साल पहले तक अगर हम बात करें, हम लोगों को ये अच्छी क्वालिटी के अच्छे प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी में हमें अवेलेबल नहीं होते थे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन नहीं था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट उतना नहीं हुआ करते थे, दूसरे कंट्रीज़ के साथ नेटवर्किंग उतनी नहीं थी. इन अ मैटर ऑफ ईयर्स आवर मार्केट हैव बीन ट्रांसफॉर्म, आज कुछ सालों में हमने देखा जो हमारा मार्केट है वो क्या बन चुका है, ग्लोबलाइजेशन के कारण काफ़ी बड़ा हो चुका है. हमारा जो मार्केट है, आवर मार्केट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, हम कैसे समझेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव आया है मार्केट में. आज आप देखते हैं मार्केट्स में हमें इतनी ज़्यादा चॉइस अवेलेबल है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सी चीज़ लें. यानी कि जब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ चॉइस हमारे पास होती हैं और बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के, तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमें कौन सी चीज़ लें और कौन सी चीज़ ना लें. व्हाट आर द फैक्टर्स, वेल कौन से फैक्टर हैं ब्रिंगिंग अबाउट दीज चेंजेस, जिसके कारण ये बदलाव आए हैं. हाउ आर दीज चेंजेस, और इन बदलावों के कारण कैसे जो पीपल की लाइफ है
वो जीवन में बदलाव आया। आज हम देखते हैं लोगों के जीवन में भी बदलाव आया है, लोगों का जो रहन सहन है उसमें बदलाव आया है। आज लोग नए नए फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, अपने घरों में एलईडी टीवी उनके पास है और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वो यूज करते हैं, बहुत सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आईफोन यूज करते हैं। वी शैल ड्वेल ऑन दिस क्वेश्चन इन द चैप्टर। हम ड्वेल करेंगे इस क्वेश्चन पर, हम फोकस करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया, कैसे ये बाजार जो इंडियन है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, एक बड़ा बाजार बन चुका है, लोगों के सामने वाइड रेंज ऑफ चॉइस है। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, इसका कारण है जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है वो अक्रॉस द कंट्री, देश के बाहर भी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हम अपने देश के अंदर भी हमें वो चीज़ें अवेलेबल हैं। अनटिल द मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी, अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें, जो प्रोडक्शन था लार्जली ऑर्गेनाइज विद इन द कंट्री, प्रोडक्शन एक देश के अंदर ही होता था 20th सेंचुरी तक। वर्ड क्रॉस्ड, और कुछ सालों में ही जो इसने क्या कर दिया है, बाउंड्री जो सीमाएं थी उसके बाहर अपनी सीमाओं को भी लांघना शुरू कर दिया। उन सीमाओं से बाहर, देश की सीमा से बाहर भी उत्पादन होने लगा कंट्रीज में। जैसे रॉ मटेरियल्स थे हमारे पास, फूड स्टफ थे और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे, जो तैयार प्रोडक्ट्स था वो हमारे पास था। कॉलोनीज सच एज इंडिया, जो यहाँ कॉलोनीज थे, उपनिवेश थे, जो ब्रिटिशों ने यहाँ अपनी कॉलोनियाँ बसाई थी। सच एज इंडिया एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल, इंडिया से क्या किया, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया। जैसे बहुत सारे रॉ मटेरियल मिनरल्स थे यहाँ पर, और बहुत सारे मसालों का एक्सपोर्ट करते थे हम उन टाइम पर। एंड फूड स्टफ एंड इम्पोर्टेड, और जो फिनिश्ड गुड था और जो तैयार माल था, जो तैयार फिनिश्ड प्रोडक्ट था, वो हमारे देश में हम क्या करते थे, फाइनली इम्पोर्ट कर लेते थे। रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे, हमारे पास यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं थी, मैन्युफैक्चरिंग उतना नहीं होता था, यहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल था। तो अदर कंट्रीज में हमने रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया, उन लोगों ने, उन कंट्रीज की गवर्नमेंट ने उसको मैन्युफैक्चर करके हमने फाइनली उसको क्या किया, जब वो प्रोड्यूस्ड हो गया, जब मैन्युफैक्चर्ड हो गया, हमने उन गुड्स को इंपोर्ट कर दिया। ट्रेड वाज द मेन चैनल, जो ट्रेड था, व्यापार था, मुख्य चैनल था। कनेक्टिंग डिस्टेंस, दूर के देशों को जोड़ने का एक साधन क्या था, व्यापार था। एक कंट्री के जो पीपल थे वो दूसरी कंट्रीज में गए, दूसरी कंट्रीज के लोग यहाँ पर आए, उन्होंने क्या किया, आइडियाज़ को, अपनी टेक्नोलॉजीज़ को, और जो चीज़ उनके देशों में थी उन देशों को एक्सचेंज किया चीज़ों को। दिस वाज बिफोर लार्ज कंपनी कॉल, और जो ये कंपनियां दूसरे देशों में ट्रेड करने लगी वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहला, यानी एमएनसी। मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनी इमर्ज ऑन द सीन। मल्टीनेशनल कंपनी इज अ कंपनी दैट ओन और कंट्रोल प्रोडक्शन, वो जो कंट्रोल प्रोडक्शन करती है वो एक या दो से ज़्यादा देशों में, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां दैट रन द बिजनेस, दैट ओन और कंट्रोल करती है प्रोडक्शन, एक से ज़्यादा देशों में करती है, उसको मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी सेटअप ऑफिस, वो क्या करते हैं, अपना कार्यालय या अपनी फैक्ट्री, प्रोडक्शंस जो करती है, फैक्ट्री में प्रोडक्शंस करती है, ऑफिस खोलती है, उस क्षेत्रों में खोलती है वेयर दे कैन गेट चीप लेबर, जहाँ उन्हें सस्ते लेबर अवेलेबल होते हैं या जहाँ उन्हें अन्य संसाधन प्राप्त होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी अपनी फैक्ट्री या ऑफिस उस रीजन में खोलना पसंद करती है। आई कैन से दैट द मल्टीनेशनल कंपनी इज अ कंपनी हु इज ओन और विच कंट्रोल his office or factory in more than one nation, that is called a multinational company. And multinational company try to open the factory in such areas where the cheap labor and the resource, other type of resources are available, जहाँ सस्ते लेबर भी अवेलेबल है और अन्य संसाधन भी, जैसे मिनरल्स अवेलेबल है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, नियर बाई मार्केट अवेलेबल है जहाँ पर। दिस इज डन सो दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐसा इसलिए किया जाता है, चीप लेबरों को और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को इसलिए प्रिफर किया जाता है क्योंकि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी लो रहे और मल्टीनेशनल कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट मिले। एक कंसिडर, अगर हम फॉलोइंग एग्जाम्पल को समझें, स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय मल्टीनेशनल कंपनी, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, जो एक देश या दो देशों से ज़्यादा देशों में जिसके अपनी ब्रांचेज होती हैं, अपने ऑफिस होते हैं, अपनी फैक्ट्रियां होती हैं, उनको मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। और कहाँ होती हैं, जहाँ पर चीप लेबर और अदर रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं और जिसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो मिनिमम होता है और जो उसका प्रॉफिट होता है वो मैक्सिमम होता है।
आइए बात करते हैं, लार्ज जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट प्रोड्यूस करती है, जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स होते हैं उसको बनाती है, डिजाइन इस और डिजाइन करती है, एंड प्रोडक्ट्स इन रिसर्च सेंटर और रिसर्च सेंटर प्रोड्यूस करती है, जैसे इन यूनाइटेड स्टेट्स में, और देन हैज कंपोनेंट मैन्युफैक्चर, और उसके बाद मैन्युफैक्चर जो होता है उसका यूनाइटेड स्टेट में क्या किया जाता है, उसका रिसर्च किया जाता है, इक्विपमेंट्स डिजाइन किया जाता है, यूनाइटेड स्टेट में उसका डिजाइन तैयार किया जाता है, चाइना में उसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, दे आर देन उसके बाद मैक्सिको या ईस्टर्न यूरोप में उसको शिप के द्वारा भेजा जाता है, वेयर द प्रोडक्ट आर असेंबल्ड, और वहाँ प्रोडक्ट असेंबल्ड होते हैं, फिनिश्ड प्रोड्यूस आर सोल्ड, और जहाँ तैयार प्रोडक्ट हैं वो बेचे जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे संसार में। मीनवाइल द कंपनीज कस्टमर कैरीड आउट थ्रू ऑल कॉल सेंटर लोकेटेड इन इंडिया, जो कंपनी के कस्टमर केयर होते हैं कॉल सेंटर्स वो पूरे ऑल ओवर द इंडिया में भी अवेलेबल रहते हैं। तो आपने ये देखा कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है उसका अगर डिज़ाइन तैयार हो रहा है किसी चीज़ का, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का या गुड्स का, तो वो डिज़ाइन अमेरिका में तैयार हो रहा है, फाइनली उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है चाइना में हो रहा है, क्योंकि चाइना में चीप लेबर और रॉ मटेरियल जो अदर रिसोर्सेज हैं वो आसानी से अवेलेबल होते हैं, जो उसका फिनिश्ड गुड है वो यूरोप के देशों में तैयार होके और अदर कंट्रीज में आसानी से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो इस तरह हमने देखा उसके जो कॉल सेंटर्स हैं वो इंडिया में ऑल ओवर स्टेट्स में फैले हुए हैं। हियर इन दिस एग्जाम्पल में हमने ये देखा जो मल्टीनेशनल कंपनी है इज नॉट ओनली सेलिंग इज फिनिश प्रोडक्ट, ना केवल अपने प्रोडक्ट को वो मल्टीनेशनल वे में बेचने का प्रयास करती है, ग्लोबली वैश्विक तौर पर ग्लोबल वे में, बट मोर इम्पॉर्टेंट क्या है बेटा, द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस ग्लोबली, जो सामान है और जो सेवाएं मतलब बहुत सारे दूसरी कंट्रीज में एक देश के बैंक होते हैं, तो लोग क्या करते हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करते हैं अपनी, हो सकता है वो बैंक उनको अट्रैक्ट करता हो कस्टमर्स को, और बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ होती हैं वो दूसरे देशों में होती हैं, ऑटोमोबाइल्स की कंपनियाँ हैं बड़ी बड़ी, और बहुत हम ये भी देखते हैं कि फूड प्रोडक्ट्स वाली भी बहुत देशों में कंपनियां होती हैं, और अदर प्रोडक्ट्स जैसे एक अमेरिका की कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन जो भारत में बेबी प्रोडक्ट्स बनाती है, बेबी प्रोडक्ट्स के जैसे जॉनसन बेबी पाउडर है, जॉनसन का जो शॉप है उसका मैन्युफैक्चर के लिए जॉनसन का ऑयल प्रोड्यूस करती है वो, तो भारत में उसका क्या है, अमेरिकन इस कंपनी का मल्टीनेशनल कंपनी का बड़ा मार्केट है, और केवल इंडिया में ही नहीं उसके ऑल ओवर द वर्ल्ड में जॉनसन एंड जॉनसन बेबी के कई सारे ब्रांचेज हैं। मैंने जैसा कि बताया कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है तो क्या करती है, कंट्रोल करती है, दैट कंट्रोल इन मोर देन वन और टू नेशन, और दैट कंट्रोल इन मोर देन वन और टू नेशन, और क्या करती है, इस्टेब्लिश दैट ओपन इज ब्रांच इन द फॉर्म ऑफ ऑफिस और एज ए फैक्ट्री या ऑफिस के रूप में दूसरे देशों में अपनी ब्रांचें खोलती है और उस जगह को फाइनलाइज करती है जहाँ पर सस्ते लेबर अवेलेबल होते हैं। एज ए रिजल्ट द प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज, अगर प्रोडक्शन जो है इज ऑर्गेनाइज इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे, द प्रोडक्शन जो प्रोसेस है इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई होती है। जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। प्रोडक्शंस हम देखते हैं जो प्रोडक्शंस किया जाता है वो स्मॉल पार्ट्स में किया जाता है पूरे ग्लोबल लेवल पर। इन द अबव एग्जाम्पल में चाइना प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ बीइंग ए चीफ मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, क्योंकि चाइना एक ऐसा लोकेशन प्रोवाइड करता है पूरे ग्लोबल लेवल पे जहाँ पर चाइना में चीफ लेबर अवेलेबल होते हैं, चीफ और स्किल्ड, सस्ते और स्किल्ड कुशल लेबर अवेलेबल है, जो क्या करता है मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन आसानी से वहाँ अवेलेबल होती है। मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप है बहुत यूजफुल है क्योंकि वहाँ पर क्लोजनेस में मार्केट अवेलेबल, बहुत बड़ा बाजार है यूरोप में, पॉपुलेशन है वहाँ पे। इन द यूएस एंड यूरोप की अगर हम बात करें, इंडिया इज हाईली स्किल्ड इंडियन, अगर भारत की बात करें यहाँ हाईली स्किल्ड इंजीनियर हैं जो समझते हैं, जो तकनीकी जो है एक्सपेक्ट प्रोडक्शन के तकनीकी जो नॉलेज होता है, टेक्निकल नॉलेज उनको वह ज़्यादा रहता है। तो इट हैज़ ऑल्सो एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ भी है भारत में, हु कैन प्रोवाइड कस्टमर केयर सर्विस। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर है, तो साउथ में जहाँ इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग क्या हैं, गुड इंग्लिश स्पीकिंग वाले लोग हैं,
तो इसलिए क्या होता है, वो कस्टमर केयर सर्विस अच्छी प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑल द प्रोबेबली कैन मीन 50 to 60% जो कॉस्ट सेविंग है एमएनसी में, जिस कारण से जिसकी कॉस्ट सेविंग है 50 to 60% बचत हो जाती है। क्योंकि इंडिया में कई यूथ इंजीनियर हैं जो काफ़ी स्किल्ड हैं, वो कस्टमर केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं इंडिया से। तो पूरी दुनिया के लिए कस्टमर केयर सर्विसेज इंडिया से अवेलेबल हो जाती है और एमएनसी के लिए 50 to 60% इससे कॉस्ट में बचत हो जाती है। एडवांटेज जो इसका है, स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको जो हम बॉर्डर्स के अक्रॉस द बॉर्डर स्प्रेड कर रहे हैं, वी आर स्प्रेडिंग द प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, देन अ मल्टीनेशनल कैन बी ट्रूली इमेंस। जो मल्टीनेशनल कंपनी है जो क्या करती हैं, सेटअप करती हैं अपने बिजनेस को, जो इंटरलिंकिंग होता है प्रोडक्शन का अक्रॉस द कंट्री, किस तरह से जो प्रोडक्शन है वो देश के बाहर भी कराया जाता है मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा। मल्टीनेशनल कंपनी जो कि कंट्रोल करती है प्रोडक्शंस को एक से ज़्यादा देशों में, दैट कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, उसी को मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। और उस जगह पर इस्टेब्लिश करती हैं जहाँ पर उनको चीफ लेबर और अदर रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं। जनरल एमएनसी की अगर हम बात करते हैं, सेटअप प्रोडक्शन, वो वहाँ पे प्रोडक्शन करती है जो मार्केट के नज़दीक होता है। एमएनसी ये तो देखती है कि कहाँ पर चीफ लेबर अवेलेबल है, कहाँ पर रिसोर्सेस अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्सेस, और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ और नियर बाई मार्केट को देखती है। वेयर देयर इज स्किल्ड, जहाँ पर स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के लेबर अवेलेबल हों। लो कॉस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो कम से कम मिनिमम लगे, मिनिमम कॉस्ट प्रोडक्शंस की चाहते हैं। एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं उनको भी देखा जाता है, एश्योर किया जाता है। इन एडिशन एमएनसी माइट लुक फॉर द गवर्नमेंट, जो एमएनसी है मल्टीनेशनल कंपनी गवर्नमेंट के लिए देखती है, लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी दैट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट, और अपने इंटरेस्ट का भी ध्यान रखती है। यू विल रीड मोर अबाउट द पॉलिसीज, हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में, एमएनसीज की पॉलिसीज के बारे में लेटर पढ़ेंगे। हैविंग एश्योर्ड देमसेल्फ ऑफ दिस कंडीशन, इस कंडीशन को रिक्वायरमेंट करते हुए एमएनसी सेटअप फैक्ट्री एंड ऑफिस फॉर प्रोडक्शन। एमएनसी क्या करती है, फैक्ट्री, एमएनसी क्या करती है, एसेट्स खरीदती है, जैसे कि लैंड है या बिल्डिंग या मशीन है या अदर इक्विपमेंट, इसको इन्वेस्टमेंट बोलती है। यानी कि अगर हम बोलें कि इन्वेस्टमेंट क्या है, तो जो एमएनसी क्या करती है, द एमएनसी इन्वेस्ट मनी या स्पेंड टू बाई एसेट्स के रूप में, यानी ज़मीन खरीद सकती है एमएनसी, या बिल्डिंग या कोई मशीन या अदर इक्विपमेंट, इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करती है, वो कोई मशीन हो सकती है या कोई फैक्ट्री या लैंड हो सकता है। इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्ट, जो इन्वेस्टमेंट एमएनसी के द्वारा किया जाता है इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दी एसेट विल अर्न, कोई भी इन्वेस्टमेंट इस होप के साथ किया जाता है कि वो फ्यूचर में हमको प्रॉफिट देगा। एमएनसी कंपनी दूसरे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है इस होप के साथ कि फ्यूचर में उन्हें बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। एट टाइम एमएनसी सेट प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनी, तो एमएनसी किस तरीके से दूसरी कंट्रीज में क्या करती है, एक तो वो प्रोडक्शंस करती है मोर देन 2 कंट्रीज में, और दूसरा वो इन्वेस्टमेंट करती है लैंड या किसी मशीन्स को खरीद के या प्रॉपर्टी को वो ओन करके। और एमएनसी जो प्रोडक्शंस करती है वो विद सम ऑफ द लोकल कंपनी के साथ जॉइंट मिलजुल के करती है, किसी लोकल कंपनी के साथ जॉइंट हो जाती है, या तो लोकल कंपनी को खरीद लेती है या लोकल कंपनी को ऑर्डर देती है। 3 तरीके से, या तो जॉइंट के रूप में काम करेगी। द बेनिफिट टू लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज टू फोल्ड, जो बेनिफिट होता है लोकल कंपनी को भी जॉइंट में काम करने से। फर्स्ट, एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एमएनसी क्या करती है, मनी प्रोवाइड करती है एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जैसे नई मशीनें खरीदती है जिससे कि ज़्यादा फास्टर प्रोडक्शन होता है। सेकेंडली, एमएनसी माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शंस के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है, नई मशीनों का प्रयोग करती है फास्टर प्रोडक्शंस के लिए।
बट हम देखते हैं कि जो मोस्ट कॉमन रूट है एमएनसी के लिए इन्वेस्टमेंट करने का, वो लोकल कंपनी को खरीद लेती है। लोकल कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में काम कर सकती है वो, या उसको ऑर्डर दे के, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एमएनसी करती है वो लोकल कंपनी को ओन कर लेती है अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। एमएनसी विथ ह्यूज वेल्थ, क्योंकि एमएनसी के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ पैसा रहता है, कैन क्वाइट ईजिली, और ईजिली जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो बड़ी कंपनियां होती हैं, उनके पास कैपिटल रहता है, तो वो आसानी से उस कंट्री की लोकल कंपनीज को ओन कर लेती हैं अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंस करने के लिए। टू टेक एन एग्जाम्पल, कारगिल फूड जो है ए वेरी लार्ज अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, कारगिल फूड हैज़ बॉट ओवर स्मॉलर, उसने क्या किया है, भारत की बहुत छोटी छोटी कंपनियों को खरीद लिया है, सच एज प्रकस फूड, जो प्रकस फूड है, प्रकस फूड हैज बिल्ट वेरी लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क है इसका। तो आसानी से जो परक फूड है, बिल्ट ए लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क, इसका बहुत बड़ा लार्ज नेटवर्किंग है भारत के कई हिस्सों में, वेयर इज ब्रांड्स वॉज वेल रेप्यूटेड, इसकी ब्रांड है काली वेल रेप्यूटेड है। जो परक फूड है, परक फूड हैज़ 4 ऑयल रिफाइनरीज हैं, 4 ऑयल रिफाइनरीज हैं, हुज कंट्रोल हैज नाउ शिफ्टेड टू कारगिल। अब इसकी जो 4 ऑयल रिफाइनरी हैं उसको कारगिल में, कारगिल जो है अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एडिबल ऑयल का, जो खाने वाला तेल होता है भारत में, विथ ए कैपेसिटी टू में 5 मिलियन पाउच, एक दिन में 5 मिलियन पाउच डेली के बना दी, क्योंकि इसने परक फूड जो था उसको ओन कर दिया आसानी से, जो मल्टीनेशनल कंपनी थी अमेरिका की, और इसके पास इतना कैपिटल तो था ही कि परक फूड जैसी कंपनी को आसानी से क्या कर सके, परचेज कर सके। इनफैक्ट मैनी ऑफ द टॉप मल्टीनेशनल कंपनी हैविंग वेल्थ वेल, उनके पास मल्टीनेशनल कंपनी के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ रहता है, एक्सीडिंग द इंटायर बजट, इतना बजट रहता है कि ऑफ द डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट विद सच इनॉर्मस वेल्थ, जितना कि एक डेवलपिंग कंट्री की गवर्नमेंट के पास होता है, सच इनॉर्मस वेल्थ की इमेजिन द पावर एंड इन्फ्लुएंस। तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी की पावर और उसका जो प्रभाव होता होगा, जिससे वो डेवलपिंग कंट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं या लोकल कंपनियां हैं हमारे देश की, उसको आसानी से ओन कर लेती हैं। देयर इज अनदर वे इन विच मल्टीनेशनल कंपनी कंट्रोल प्रोडक्शन, एक अनदर तरीका भी है जिससे वो प्रोडक्शन पे कंट्रोल करती है। लार्ज एमएनसी इन डेवलप कंट्री प्लेस ऑर्डर, जो लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो लोकल कंपनी को क्या करती है, ऑर्डर देती है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, जैसे गारमेंट्स हैं, कपड़े, फुटवेयर है, स्पोर्ट्स आइटम है, एग्जाम्पल ऑफ इस इंडस्ट्री, इस टाइप की इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हैं। वेयर प्रोडक्शन इज कैरीड आउट बाई ए लार्ज नंबर ऑफ, जहाँ जो प्रोडक्शन होता है लार्ज नंबर्स में छोटे प्रोड्यूसर्स के द्वारा या छोटे पर्सन्स के द्वारा किया जाता है पूरे संसार भर में। प्रोडक्शन आर सप्लाइड टू एमएनसी, और प्रोडक्शन बनने के बाद जैसे गारमेंट है, फुटवेयर है, या गेम्स के आइटम्स हैं, प्रोडक्शन बनने के बाद जो एमएनसी कंपनी क्या करती है, सप्लाई किया जाता है उनको, और अंडर देयर ओन ब्रांड नेम, अपने ब्रांड से, अपनी कंपनी के ब्रांड नेम से वो क्या करते हैं, कस्टमर को बेच देते हैं। कोई भी जैसे गारमेंट्स हैं, जैसे हमने देखा है अपने ब्रांड नेम से वो कस्टमरों को बेच देती है। दिस लार्ज एमएनसी हैव ट्रेमेंडस पावर, जो एमएनसी कंपनी होती है उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, वो प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, फिक्स करते हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी डिलीवरी और लेबर की कंडीशन, डिस्टेंस प्रोड्यूसर्स को, हर चीज़ को मैनेज करने के आसानी से कैपेबल होती है मल्टीनेशनल कंपनी। दस वी सी दैट देयर आर ए वेराइटी ऑफ वे, कई तरीकों से इन विच द जो मल्टीनेशनल कंपनी है आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं, और इंटरेक्टिंग विथ लोकल प्रोड्यूसर से इंटरेक्ट हो रही हैं वेरियस कंट्रीज में ग्लोब के अक्रॉस, बाई सेटिंग अप पार्टनरशिप भी करती हैं कई बार विथ लोकल कंपनी के साथ, बाई यूजिंग द लोकल कंपनी फॉर सप्लाईज, लोकल कंपनी के लिए सप्लाई करती है और उसके यहाँ पार्टनरशिप में काम करती है। बाय क्लोजली कंपीटिंग विद लोकल कंपनी, लोकल कंपनी को आसानी से compete करती है या बाइंग, उसको खरीद लेती है,
एमएनसी और जो लोकल कंपनियां होती हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कंपटीशन नहीं कर पाती हैं। उनको या तो उनके बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा खरीद लिया जाता है, या उनसे ऑर्डर प्राप्त करना होता है, या उनके साथ जॉइंट वेंचर में काम करना पड़ता है। कंपटीशन वो नहीं कर पाती हैं, इसलिए बहुत सारी कंपनियां बंद भी हो जाती है। लोकल कंपनी बाइंग दैम अप। मल्टीनेशनल कंपनी आर एग्जिस्टिंग स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है उनका प्रोडक्शन पर, बहुत सक्सेसफुली प्रभाव एट डिस्टेंस लोकेशन पर। एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन इन द वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशन इन गेटिंग इंटरलिंक्ड। जो वाइडली होता है, बहुत बड़े पैमाने में डिस्पर्स फैला हुआ होता है इस लोकेशंस में, और गेटिंग इंटरलिंक एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं, जो प्रोडक्शंस करती हैं, वो किसी एक देश में उसका डिज़ाइन तैयार करती हैं, और उन देशों में जहाँ पर चीप लेबर है और स्किल्ड लेबर हैं और रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जिससे कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो, वहाँ पर उसका मैन्युफैक्चर किया जाता है। वहाँ पर फैक्ट्री इस्टेब्लिश की जाती हैं, इंडस्ट्री या कोई लैंड ओन किया जाता है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है कंपनी के द्वारा। और प्रोडक्शन बनने के बाद उन देशों में जहाँ नियर बाय मार्केट अवेलेबल है वहाँ पहुँचाया जाता है। क्योंकि इंडिया में अच्छे स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, टॉप लेवल की यहाँ पर नेटवर्किंग है, तो साउथ में बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं जो आसानी से इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं वर्ल्ड लेवल पर। अगर हम देखें, जो फोर्ड मोटर है अमेरिका की कंपनी है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मानी जाती है। प्रोडक्शन स्प्रेड 26 कंट्रीज़ में, मल्टीनेशनल कंपनी है। दुनिया के 26 से ज़्यादा देशों में इसका क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन फैला हुआ है। फोर्ड मोटर इंडिया में 1995 में आई थी। फोर्ड मोटर की गाड़ी इंडिया में हम देखते हैं, और स्पेंड 1700 करोड़ रुपए इसने एक लार्ज प्लांट बनाया था ऑटोमोबाइल का चेन्नई के नज़दीक। 1995 में आई थी इंडिया में। दिस वाज डन इन कोलैबोरेशन विद महिंद्रा एंड महिंद्रा। जो भारत की एक ऑटोमोबाइल कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसके साथ कोलैबोरेशन किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने, मैंने आपको बताया था मल्टीनेशनल कंपनी ने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले प्लांट बनाया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्लांट इस्टेब्लिश किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया, ठीक हो गया। उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी 3 तरीके, या तो जॉइंट वेंचर्स में काम करती है, या लोकल कंपनी को ऑर्डर दे देती है, या तो उसको ओन कर लेती है। लेकिन यहाँ पर ओन नहीं किया महिंद्रा एंड महिंद्रा को, और ना ही ऑर्डर दिया, बल्कि उसके साथ कोलैबोरेशन में काम किया। जो मेजर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जीप एंड ट्रक, महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या करती है, भारत में जीप और ट्रकों का उत्पादन करती, मैन्युफैक्चर करती, और महिंद्रा एंड महिंद्रा के ट्रक भी ट्रैक्टर भी बनते हैं। बाय द ईयर 2014 तक फोर्ड मोटर वाज सेलिंग 77,000, जो भारत में 77,000 कार इंडियन मार्केट में बेच चुकी थी। वाइल अनदर 77,000 कार वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। भारत से साउथ अफ्रीका, मैक्सिको और ब्राजील, इन कंट्रीज में इतनी कारों का एक्सपोर्ट किया गया। द कंपनी वांट्स टू डेवलप फोर्ड इंडिया एज ए कंपोनेंट सप्लाइंग बेस माना गया, और बहुत बड़ा प्लांट अक्रॉस द ग्लोब, एक ग्लोबल लेवल में बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बन के उभरी। जो फोर्ड अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, लगभग वैसे तो 26 से ज़्यादा देशों में इसका क्या है, लोकेशंस है। इस तरह से हमने देखा फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक जो विदेशी व्यापार था, एज बीन मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्री, मेन चैनल था कंट्री को जोड़ने के लिए, विदेशी व्यापारी एक मेन माना जाता था। इन हिस्ट्री में यू वुड हैव रेड अबाउट द ट्रेड रूट्स, व्यापार रूटों के बारे में पढ़ा था कि समुद्र के द्वारा हो रहे हैं। कनेक्टिंग इंडिया और साउथ एशिया को कनेक्ट करता था, और मार्केट बोथ इन ईस्ट और वेस्ट एंड एक्सटेंसिव ट्रेड, विस्तार किया था ट्रेड का, एंड टुक प्लेस अलोंग दीज रूट, इन रूटों से। ऑल्सो यू वुड रिमेंबर दैट इट वॉज ट्रेडिंग इंटरेस्ट, आपको याद होगा, यू वुड रिमेंबर दैट इट वॉज ट्रेडिंग इंटरेस्ट जो थे विच अट्रैक्ट वेरियस ट्रेडिंग कंपनी। ट्रेडिंग इंटरेस्ट के कारण ही बहुत सारी जो यहाँ पर कंपनियाँ थी, ट्रेडिंग कंपनियाँ, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भारत में आई लगभग 1600 में। व्हेन देन इज द बेसिक फंक्शन, तब ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने का मेन लक्ष्य था कि वो यहाँ पर विदेशी व्यापार करे। ये अगर हम देखें, कुछ दुकानें हमें दिख रही है, स्टेशनरीज दिख रही है, टॉयज एंड गेम्स, यानी कि खिलौनों और गेम्स की दुकान, स्पोर्ट्स और कोरियर्स दिख रहा है हमें, कुरियर,
लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। जो फॉरेन ट्रेड है उसका इफेक्ट अगर हम देखें तो द एग्जांपल ऑफ चाइनीज टॉयज। चाइनीज टॉयज का जो एग्जांपल है इंडियन मार्केट में, अगर हम देखें जो चाइनीज खिलौने हैं उसने क्या किया इंडियन मार्केट में, उसकी काफ़ी डिमांड है। जैसे हमने देखा एक बारबी डॉल है, बारबी डॉल काफ़ी अट्रैक्टिव मानी जाती है इंडियन टॉयज के मुकाबले में। चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, चाइना जो मैन्युफैक्चर करता है, लर्न ऑफ एन अपॉर्चुनिटी है, अवसर है एक्सपोर्ट टॉयज टू इंडिया। वो क्या करता है मैन्युफैक्चर करता है टॉयज को और उसके बाद इंडिया के मार्केट में उसको एक्सपोर्ट कर देता है। जहाँ पर टॉयज आर सोल्ड, जहाँ पर जो टॉयज होते हैं वो हाई प्राइस में बेचे जाते हैं। द स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉयज, दे स्टार्ट, उसने क्या किया जल्दी प्लास्टिक के टॉयज एक्सपोर्ट किए भारत में। और बायर इन इंडिया नाउ हैव द ऑप्शन ऑफ चॉइसिंग बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज टॉय। अब क्या हुआ जो इंडियन कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसके सामने एक चॉइस है, बायर्स इन इंडिया है, उसके बाद एक ऑप्शन है वो इंडियन टॉयज खरीदेगी चाइनीज टॉयज खरीदेगी। जैसे ही उन्हें प्लास्टिक के टॉयज भारत में उतारने शुरू किए तो इंडियन कंज्यूमर के सामने एक चॉइस आ गई इंडियन टॉयज और चाइनीज टॉयज के बीच में, बिकॉज ऑफ चीपर प्राइस। इसके पीछे रीज़न ये था कि जो चाइनीज प्लास्टिक टॉयज हैं वो बहुत सस्ते हैं, मोर पॉपुलर है, ज़्यादा पॉपुलर है इन इंडियन मार्केट में। विद इन ए ईयर हमने देखा 70 to 80% अगर हम बात करें परसेंट ऑफ टॉयज जो है शॉप है रिप्लेस इन इंडियन टॉयज। 70 से 80% जो इंडियन शॉप है अब चाइनीज टॉयज से ट्रांसफॉर्म हो गई, रिप्लेस कर दी गई है इंडियन टॉयज की डिमांड उतनी नहीं है इंडियन कस्टमर्स में। टॉयज आर नाउ चीपर इन इंडियन मार्केट देन अर्लियर। अब जो टॉयज हैं पहले जो महंगे हुआ करते थे चाइनीज टॉयज, अब इंडियन मार्केट में चाइनीज टॉयज हैं आर द मच चीपर। और एक व्हाट इज हैपनिंग यार, यहाँ हो क्या रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेड। इस ट्रेड के कारण जो चाइनीज टॉयज कम टू इनटू इंडियन मार्केट, चाइनीज टॉयज ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय बाजारों में आ रहे हैं। इन द कंपटीशन बिटवीन इंडियन और चाइनीज, अब इंडिया के टॉयज और चाइनीज के टॉयज में कंपटीशन शुरू हो गया है, क्योंकि चाइनीज टॉयज क्या है प्लास्टिक के हैं और काफ़ी सस्ते हैं, चीप हैं वो। चाइनीज टॉयज प्रूव बेटर, और चाइनीज टॉयज अच्छे भी हैं, दिखने में अट्रैक्टिव हैं, डिजाइनिंग अच्छा है उनका। इंडियन बायर्स हैव ए ग्रेटर चॉइस, और इंडियन जो खरीदार हैं उनके सामने बहुत बड़ी चॉइस है टॉयज के मामले में और प्राइस के मामले में। अगर उन्हें सस्ता चाहिए और अच्छा चाहिए तो दैट फर्स्ट डिमांड उनकी चाइनीज टॉयज को वो प्रीफर करते हैं। फॉर द चाइनीज टॉय मेकर्स, चाइनीज टॉय बनाने वालों के लिए दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, एक अपने बिजनेस को बढ़ाने का एक अवसर मिला है चाइना के बिजनेसमैनों को। दे ऑफर इज अपोजिट, इसके अपोजिट हम देखें ये ट्रू है इंडियन टॉयज मेकर्स के लिए कि उनको बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ रहा है। डियर टॉयज आर सेलिंग मच लेस, क्योंकि उनके जो खिलौने हैं वो बहुत महंगे होने के कारण कम बिक रहे हैं। इसके बदले चाइनीज जो टॉयज हैं दे आर मच चीपर एंड देयर प्राइस इज लेस and they are more good and attractive in comparison to Indian toys. So that is why the sellers who are selling Indian toys are facing loss in business. जनरल में हम देखते हैं द ओपनिंग ऑफ ट्रेड, जैसे ही कोई व्यापार खुलता है गुड्स जो होते हैं ट्रैवल फ्रॉम एक मार्केट से दूसरे देशों की मार्केट में पहुंच जाते हैं। जो चॉइस होती है गुड्स की मार्केट में वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। अगर मार्केट में कई वेराइटीज़ के गुड्स अवेलेबल है जो हमें चाहिए तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, और ऑप्शंस के साथ हम क्वालिटी के साथ साथ हम क्या देखते हैं उसके प्राइस को भी हम कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स, और जो प्राइस होते हैं दो देशों के मार्केट में किसी गुड्स का अगर हम प्राइस देखें वो इक्वल रखा जाता है, इसी कारण से कि उसका प्रोडक्शन जो है कॉस्ट कम होती है। जब प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है तभी तो उसके सिमिलर रखा जाता है दूसरे देश के गुड्स के सिमिलर। प्रोड्यूसर इन द टू कंट्रीज नाउ क्लोजली कम्पीट, अब जो प्रोड्यूसर होते हैं दो देशों के क्लोजली कम्पीट करते हैं एक दूसरे से। इवन दो दे आर सेपरेटेड, हालांकि वो एक दूसरे से बहुत दूर है। इवन देन जो इंडियन प्रोड्यूसर हैं और ये जो अमेरिकन प्रोड्यूसर हैं या चाइनीज प्रोड्यूसर हैं दे कम्पीट विथ ईच अदर। Due to the low production cost, the Chinese toys are much cheaper than the Indian toys. So that is why the Indian जो traders हैं have to face loss in business. उनको बिजनेस में लॉस देखना पड़ता है।
प्राइस सिमिलर रख देते हैं। वो तो दो देश जो बहुत दूर है एक दूसरे से, फिर भी क्या करते हैं, मीलों दूर होने के कारण भी वो कंपटीशन करते हैं। फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट, तो इसलिए विदेशी जो व्यापार होता है वो दो देशों के मार्केट को कनेक्ट करता है। इंटीग्रेशन, एकता लाता है मार्केट में। विभिन्न देशों के मार्केट क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। जब प्रोडक्शंस जो होता है अक्रॉस द ग्लोबल लेवल में होता है और आसानी से चीप प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, तो ये बहुत ईजी हो जाता है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, इन द पास्ट 2 और 3 डिकेड्स में हमने देखा मोर एंड मोर एमएनसी हैव बीन लुकिंग। 2 से 3 शताब्दी में बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां क्या हो रही हैं, लोकेशन तलाश कर रही हैं अराउंड द वर्ल्ड में, विच वुड बी चीप फॉर देयर प्रोडक्शन, जो उनके उत्पादन के लिए काफ़ी सस्ता हो, जहाँ पर चीप और स्किल्ड लेबर हो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो, नियर बाई मार्केट अवेलेबल हो और उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। और एमएनसी के बाद वैसे भी ह्यूज अमाउंट होता है, वो आसानी से लोकल कंपनी को क्या कर सकती है, टेकअप कर लेती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है एमएनसी के द्वारा, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसके फॉर्म में, आइदर लैंड को परचेज करके, आइदर किसी फैक्ट्री को परचेज करके, या कोई नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनों को ओन करके इन्वेस्टमेंट करती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है ये। एमएनसी इन दिस कंट्री हैव बीन राइजिंग, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करके जो एमएनसी दूसरे देशों में क्या कर रही है, राइजिंग, उभर रही है। एट दिस टाइम सेम टाइम फॉरेन ट्रेड, जो विदेशी व्यापार दो देशों में हैज बीन राइजिंग रैपिडली। एमएनसी के द्वारा दो देशों में या दो से ज़्यादा देशों में एमएनसी क्या कर रही, अपने जो बिजनेस है, अपना जो ट्रेड है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर रही है। ए लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज कंट्रोल बाय, जो लार्ज पार्ट है विदेशी व्यापार जो कहेंगे एमएनसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे द कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो फोर्ड मोटर ने तमिलनाडु चेन्नई में 1995 में लगाया था, दैट इन इंडिया नॉट ओनली प्रोड्यूस कार, वो ना केवल इंडियन मार्केट के लिए कार बनाती है। इंडियन मार्केट में तो लोकल ऑटोमोबाइल कंपनी से उसका कंपटीशन ही है, तो लोकल इंडियन मार्केट जो ऑटोमोबाइल कंपनी है उनसे कंपटीशन कर ले रही है, बल्कि इट ऑल्सो एक्सपोर्ट कार। तो हमें याद होगा कि ना केवल इंडियन मार्केट के लिए कार मैन्युफैक्चर करती है फोर्ड ऑटोमोबाइल, बल्कि फॉरेन कंट्री के लिए भी, डेवलपिंग कंट्री के लिए भी एक्सपोर्ट किया जाता है कार को, मैनी कंपोनेंट्स फॉर इट्स मैनी फैक्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो इसकी जो फोर्ड मोटर है इसकी कई फैक्ट्री हैं संसार में, कई सारे प्लांट हैं। लाइकवाइज एक्टिविटी ऑफ मोस्ट एक्टिविटीज़ हैं बहुत सारी एमएनसी की, इन्वॉल्व सस्टेनेबल ट्रेड, एक स्थिर सस्टेनेबल ट्रेड इस्टेब्लिश करती है गुड्स की और सेवाओं की, अच्छी सेवाएं देती है। ग्लोबलाइजेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब एमएनसी क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है अच्छे लेवल पर। इस रिजल्ट में जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन ग्रेट इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्शन, इसमें क्या हो रहा है, ग्रेटर इंटीग्रेशन हो रहा है, प्रोडक्शन का एकीकरण हो रहा है, एंड मार्केट अक्रॉस कंट्री, और जो मार्केट है वो एक देश से दूसरे देशों में जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस, तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, रैपिड इंटीग्रेशन, जिसमें क्या हो रहा है, तेजी से एकीकरण हो रहा है और यहाँ इंटर कनेक्शन हो रहा है बिटवीन द कंट्री। इनमें ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस कहोगे बिटवीन द रैपिड इंटीग्रेशन इंटर कनेक्शन बिटवीन द टू कंट्री, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें दो देश या दो से ज़्यादा देश एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उसी को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, वैश्वीकरण बोलते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा तेजी से एकीकरण होता है और एक देश, दो देश एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। एमएनसी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है ग्लोबलाइजेशन के। ग्लोबलाइजेशन कब पॉसिबल है, जब मल्टीनेशनल कंपनी अपना क्या करती है, प्रोडक्शन सेटअप करती है दो से ज़्यादा देशों में या कंट्रोल करती है। व्हेन एमएनसी कंट्रोल द प्रोडक्शन इन मोर देन 2 कंट्री, दैट इज कॉल्ड एमएनसी। या तो लोकल कंपनी के साथ वो जॉइंट अप होके या लोकल कंपनी को ओन करके या लोकल कंपनी को ऑर्डर देके वो क्या करती है, एमएनसी क्या करती है, प्रोडक्शंस करती है। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि एमएनसी दूसरे देशों में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करती है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है।
तो हम देखें मोर एंड मोर गुड्स जो होते हैं और जो सेवाएं हैं, सेवाओं में जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स चले जाते हैं फॉरेन कंट्री में, या इंजीनियर्स चले जाते हैं, सेवा जिसे हम कह सकते हैं सर्विस सेक्टर्स में हम बात कर सकते हैं, यहाँ बैंक्स चले जाते हैं। मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी जो हैं आर मूविंग। आज हम इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं और टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी हम देखते हैं आउटर कंट्रीज की, दूसरे देशों में हम यूज कर रहे हैं। मोस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड में आर इन क्लोजर, एक दूसरे से क्लोज आ रहे हैं, ये कनेक्ट हैं ईच अदर से देन अ फ्यू डिकेड बैक तक ऐसा नहीं था। बिसाइड द मूवमेंट, अगर हम मूवमेंट देखें गुड्स और सर्विसेज का, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी देखें, देयर इज वन मोर वे, एक और तरीका होगा इन विच द कंट्री कैन बी कनेक्टेड। एक तो गुड्स और सर्विसेज के द्वारा कनेक्टेड है दूसरा देश एक देश से, और इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं विच द कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड। दिस इज दो द मूवमेंट ऑफ पीपल, जो मूवमेंट होता है पीपल का बिटवीन द कंट्रीज में, दो देशों के बीच में। पीपल यूजली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च फॉर बेटर इनकम। लोग क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं ताकि वहाँ उनको बेटर इनकम मिलती है, ज़्यादा उनको बेटर जॉब फैसिलिटीज होती है और बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज है। इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स में दूसरे देशों में बेटर इनकम की तलाश में बेटर जॉब के लिए या बेटर एजुकेशन के लिए जाना प्रेफर करते हैं। इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स में हमने देखा है हाउएवर देयर हैज़ नॉट बीन मच इंक्रीज, ज़्यादा इंक्रीजमेंट नहीं देखा गया लोगों के मूवमेंट में बिटवीन द कंट्रीज ड्यू टू वेरियस रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि दुनिया के कई देशों में कंट्रीज ने अपने देश आने पर रिस्ट्रिक्शन लगाया है, वीज़ा रिस्ट्रिक्शन है, या वीज़ा के जो रूल्स हैं वो काफ़ी टफ कर दिए हैं। इस कारण से जो रिस्ट्रिक्शन देखा गया है दुनिया के कई देशों में, जो मूवमेंट क्या है कुछ सालों से जो मूवमेंट है लोगों का, या बेटर इनकम की तलाश में या बेटर जॉब के लिए या बेटर एजुकेशन के लिए, वो थोड़ा मूवमेंट कम देखा गया है। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, रैपिड इम्प्रूवमेंट, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया टेक्नोलॉजी में। आज हैव बीन वन मेजर जो स्टिमुलेटेड ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में देखने को मिला है, टेक्नोलॉजी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। आज हम देख रहे हैं इंस्टेंसेस में पास्ट 50 ईयर्स में हमने देखा है सेवरल इम्प्रूवमेंट हुआ है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में भी। दिस हैज़ मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में जैसे इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो आजकल क्या हुआ है इस कंडीशन से क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन में हम इजीली गुड्स को एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि जो लंबी दूरियां हैं वो भी फास्ट डिलीवरी हो सकती है गुड्स की, पॉसिबल ये लो कॉस्ट। जो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हुआ है, और जो कॉस्ट है, जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो काफ़ी कम हुआ है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होने से लॉन्ग डिस्टेंस में भी जो है हम गुड्स को भेज सकते हैं। कंटेनर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की अगर हम बात करें, कंटेनर जैसे यहाँ पे दिखाया है, गुड्स आर प्लेसेबल, जो गुड्स होते हैं बहुत सारे हैं वो कंटेनर में रखे जाते हैं, दैट कैन बी लोडेड, और उसको शिप्स या रेलवे के द्वारा या प्लेन्स या ट्रक से। कंटेनर हैव लेड ए ह्यूज रिडक्शन इन पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट, जो पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट होते हैं उसके बदले में ये काफ़ी सस्ते होते हैं। एंड इंक्रीज द स्पीड बल, इससे स्पीड भी बढ़ जाती है। विच एक्सपोर्ट कैन रीच मार्केट, और रीच जहाँ मार्केट है एक्सपोर्ट करना है वहाँ आसानी से पहुँच जाता है। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, और सिमिलरली जो एयर ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है वो काफ़ी कम हुआ है। दिस हैज इनेबल मच ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्ट बाय इवन मोर रिमार्केबल जो हम देखते हैं हैज़ बीन द डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी रिमार्केबल डेवलपमेंट देखा गया है। जो सूचना है संचार तंत्र है हमारा, इन रिसेंट टाइम में टेक्नोलॉजी इन एरियाज ऑफ, जो टेक्नोलॉजी है किस क्षेत्र में, अभी हमने देखा था ट्रांसपोर्टेशन में टेक्नोलॉजी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गया है, या एयरलाइंस में कॉस्ट वो काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसपोर्टेशन में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो ट्रैवलिंग कॉस्ट क्या हो गया है, या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी तेज़ी से कम हुआ है, जिसके कारण नियर बाई मार्केट या लॉन्ग डिस्टेंस की जो मार्केट है आसानी से हम गुड्स को वहाँ पर अवेलेबल करा सकते हैं।
तो अगर हम बात करें टेलीकम्युनिकेशन की, संचार की, इसमें हम कंप्यूटर देखते हैं, आज इंटरनेट वगैरह देखते हैं, 4G 5G युग में हम जी रहे हैं। हैज़ बीन चेंजिंग रैपिडली, तेज़ी से क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी जो है, जैसे हम टेलीग्राफ जानते हैं, टेलीफोन है, इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन है, फैक्स वगैरह है, यूज टू कनेक्ट, वो क्या करते हैं, हमें एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं अनदर अराउंड द वर्ल्ड में, टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इंस्टेंटली, एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरिया, जो रिमोट एरिया हैं, दूर के एरियाज हैं, वहाँ से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम अपने रिलेटिव से बात कर सकते हैं, या आउटर कंट्री हम बात कर सकते हैं। आज किसी भी देश में कोई घटना हो रही है, कोई एक्टिविटी हो रही है, तेज़ी से पूरी सभी लोगों को एकदम से जानकारी मिल जाती है, टेक्नोलॉजी के कारण ही, सोशल मीडिया के कारण ही। दिस हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये ऐसी जो फैसिलिटेड है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस के कारण हमें फैसिलिटी मिली है। एज यू वुड बी अवेयर, तुम काफ़ी अवेयर होगे, कंप्यूटर हैव नाउ इंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी, जो कंप्यूटर है, हैव नाउ इंटर्ड, कंप्यूटर क्या हुआ है, हर एक्टिविटी, मतलब हर क्षेत्र में घुस चुका है। यू माइट हैव ऑल्सो वेंटर्ड इन टू अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, आपको आश्चर्य होगा कि अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट का संसार है, अद्भुत संसार, वेर यू कैन ऑब्टेन, जहाँ आप शेयर इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं या कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ऑलमोस्ट एनीथिंग यू वांट टू नो, और जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, आप इंटरनेट के माध्यम से आज कुछ भी चीज़ जान सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चंस का आंसर जान सकते हैं। पहले के टाइम पर जब इंटरनेट नहीं था, बेसिकली इंडिया में इंटरनेट जो है 1995 में आया, उससे पहले तक जो रिजल्ट भी डिक्लेयर होते थे स्टूडेंट्स के, वो न्यूज़पेपर के थ्रू होते थे। आजकल हम देखते हैं कि इंटरनेट में रिजल्ट्स अवेलेबल होता है। इंटरनेट ऑल्सो अलाउस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल भी भेज सकते हैं हम इंटरनेट से, एंड टॉक, वॉइस मेल टॉक कर सकते हैं, एंड नेग्लिजेबल कॉस्ट, बहुत ही कम कॉस्ट में। बट वेयर इज द इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर एक कार्टून्स दिखाया गया है जिसमें एक पर्सन काफ़ी डिप्रेस्ड है, क्योंकि ठीक है इंटरनेट फैसिलिटीज है, हम ईमेल कर सकते हैं, हम जीमेल कर सकते हैं, वॉइस मेल कर सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या नेटवर्किंग नहीं है तो उसकी एब्सेंस में ये सारी फैसिलिटीज़ क्या है, यूजलेस है। हियर वी आर जस्ट वाचिंग द अनदर एग्जाम्पल, अगर हम देखें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, जिसमें किताबें अगर हम देखें, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, आईटी इन शॉर्ट जिसे बोलते हैं, आईटी सेक्टर्स बहुत ही मेजर रोल निभाता है स्प्रेडिंग, जिससे क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज जो हैं अक्रॉस द कंट्री, यानी कि देश के बाहर भी क्या है, ये सर्विसेज प्रोवाइड है। वो कैसे हैं, आइए देखते हैं। इट्स लुक लाइक वेरी नाइस मैगजीन, ये बहुत नाइस मैगजीन नज़र आ रही है, बट वाई इज इट नॉट माई टेक्स्ट बुक प्रिंटेड, मेरी बुक का जो टेक्स्ट बुक प्रिंटेड है इसकी तरह क्यों नहीं है। आई कैन हार्डली रीड द वर्ड इन माई बुक, मैं मुश्किल से ही अपनी बुक के वर्डों को पढ़ पा रही हूँ। अगर हम अभी इस टेक्स्ट बुक को जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें अगर मैं पिक्चर्स क्वालिटी देखूँ तो बहुत ही बेकार है। पेपर क्वालिटी कुछ हद तक ठीक हो सकती है, और जो इसमें इंक यूज हुई है वो भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन नॉट फार बेटर, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो जब ये गर्ल कहती है कि जो प्रिंटिंग है, इस मैगजीन की प्रिंटिंग है जो बहुत ही अच्छी है, मेरी बुक की जो प्रिंटिंग है वो ऐसी क्यों नहीं है, तो क्या कहते हैं उसके पापा, नो माई चाइल्ड, नहीं मेरी बच्ची, दिस प्रिंटिंग प्रेस इज नॉट फॉर ऑर्डिनरी इंडियंस, ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ऑर्डिनरी जो इंडियंस हैं उनके लिए नहीं है, यानी जो यहाँ के रिच लोग हैं, जो पावरफुल हैं, जिनके पास पैसा है, उन लोगों के लिए ये मैगजीन क्या होती है, छपती है, जो गुड क्वालिटी की है। यहाँ पर हम आईटी ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें, क्यों ऐसी गुड क्वालिटी की है, देखते आइए पढ़ते हैं। अ न्यूज मैगजीन जो है, समाचार देने वाली पत्रिका, लंदन में प्रकाशित होती है, जो गर्ल देख रही है। रीडर्स जो है इज टू बी डिजाइन एंड प्रिंटेड इन दिल्ली, जो रीडर्स हैं फॉर लंदन रीडर्स, यानी कि जो न्यूज मैगजीन है
वो पब्लिश होती है लंदन के रीडर्स के लिए, पाठकों के लिए, एंड इज टू बी, लेकिन इसका जो डिजाइन है और जो इसकी प्रिंटिंग है वो दिल्ली में तैयार की जाती है और लंदन के लिए तैयार होती है भारत में। द टेक्स्ट ऑफ मैगजीन बल, और जो इस मैगजीन का टेक्स्ट है वो इंटरनेट के द्वारा दिल्ली के ऑफिस में भेजा जाता है या आता है। द डिजाइनर्स इन द दिल्ली ऑफिस गेट ऑर्डर, और जो डिजाइनर्स होते हैं दिल्ली ऑफिस में गेट ऑर्डर, उनको ऑर्डर मिलता है हाउ टू डिजाइन द मैगजीन फ्रॉम द ऑफिस इन लंदन, लंदन के ऑफिस से दिल्ली में बैठे हुए लोगों को। तो इसका जो डिजाइन है वो लंदन के ऑफिस से टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा दिल्ली के ऑफिस में भेजा जाता है। द डिजाइनिंग इज डन ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर में डिजाइन तैयार किया जाता है। आफ्टर प्रिंटिंग, मैगजीन के प्रिंट होने के बाद एयरवे के द्वारा लंदन भेज दिया जाता है। देखो ना, लंदन के ऑफिस से दिल्ली में आ रहा है ये डिजाइनिंग तैयार होके, और लंदन में फिर भेज दिया जाता है दोबारा एयरवे के द्वारा, और इंडिया में दिल्ली में इसको प्रिंट किया जाता है। इवन द पेमेंट ऑफ मनी, यहाँ तक कि जो मनी की पेमेंट है वो डिजाइनिंग और प्रिंटिंग का बैंक के थ्रू लंदन के बैंक से दिल्ली में भेज दिया जाता है इंस्टेंटली। दो इंटरनेट के ई बैंकिंग के माध्यम से आसानी से लंदन के द्वारा इंडिया के बैंकों में आसानी से जो काम करते हैं एम्प्लॉय उनको भेज दिया जाता है। काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग तरीका है ये मैगजीन को प्रिंटिंग करने का। लिबरलाइजेशन, अगर हम बात करें कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, उदारीकरण जिसे हिंदी में बोलते हैं। फॉरेन ट्रेड में जो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में उदारीकरण किसको बोलते हैं? हमने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज ए प्रोसेस टू इंटरकनेक्टर और इंटरलिंक विद द टू कंट्री, दो कंट्री के बीच में इंटरलिंक होना, कनेक्टेड होना ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। लेट अस रिटर्न टू एग्जाम्पल। अब इसी में इसको हम साइंस की तरह एलपीजी बोल सकते हैं। एलपीजी मतलब होता है इकोनॉमिक्स में एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन, इसको एलपीजी बोला जाता है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है हमारी, अगर हमने देखें एग्जाम्पल देखें इम्पोर्ट ऑफ चाइनीज टॉय, भारत में जो हमने चाइनीज टॉयज का इम्पोर्ट किया, सपोज करो इंडियन गवर्नमेंट एक टैक्स लगा देती है किस पर? चाइनीज टॉयज के इंपोर्ट करने पर अगर हम ज़्यादा टैक्स लगा दें तो क्या होगा? सोचिए। दोज हु विश टू इम्पोर्ट दीज टॉयज, वो लोग जो इनका व्यापार करते हैं या जो व्यापारी हैं, बिजनेस ट्रेडर्स हैं, छोटे व्यापारी हैं, अगर हम इंपोर्ट में टैक्स लगाते हैं तो हु विश टू इम्पोर्ट दिस, जो ये टॉयज इंपोर्ट करना चाह रहे हैं उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बिकॉज ऑफ द टैक्स, और टैक्स के कारण बायर विल हैव टू पे हायर प्राइस, और जो खरीदने वाले हैं उनको भी ज़्यादा कीमत में वो खिलौने खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि टैक्स का चार्ज क्या करेगा? सेलर उनसे चुकाएगा। चाइनीज टॉय विल नो लॉन्गर, और चाइनीज टॉयज क्या होंगे? सस्ते नहीं रहेंगे। और इंडियन मार्केट एंड इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, और जो इंपोर्ट है चाइना से वो कम हो जाएगा। और इंडियन टॉय जो होंगे मेकर, इंडियन टॉय बनाने वाले क्या हो जाएंगे? ज़्यादा प्रॉस्पर हो जाएंगे। ये एक पॉलिसी होती है, कभी भी जो इंपोर्ट किया जाता है बाहर से फॉरेन गुड्स का, उस पर अगर टैक्स ज़्यादा लगा दिया जाए तो उसके जो इम्पोर्टर हैं, जो इम्पोर्ट करते हैं उसको, तो क्या हो जाएगा? उसको ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा। और ज़्यादा अगर उन्हें चार्ज देना पड़ेगा तो जो उसके प्राइस होगा उस टॉयज का वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा, और जो बायर हैं उनको ज़्यादा कीमत में वो टॉयज खरीदने पड़ेंगे। और इस कारण से जो इंडियन हमारे भारत के टॉयज मेकर हैं या टॉयज सेलर हैं उनको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है उनका, उनको जो प्रेफर करेंगे खरीदना। टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर कहता है। जो टैक्स है, हम जो इम्पोर्ट करते हैं, जो उस पर टैक्स लगाया जाता है उसी को ट्रेड बैरियर बोलते हैं। एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर की ट्रेड बैरियर क्या है? तो जो टैक्स लगाया जाता है, टैक्स ऑन द इम्पोर्ट, किसके द्वारा? हम तो लगाएंगे नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी गुड्स का इंपोर्ट पर जो टैक्स लगाया जाता है। सपोज करो हम बहुत सारे यहाँ पर
बाहर से मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स व्हीकल आ रही हैं, गाड़ी आ रही हैं। तो अगर यहाँ की गवर्नमेंट उन ऑटोमोबाइल्स जो व्हीकल है, नई टेक्नोलॉजीज हैं, उस पर अगर हैवी टैक्स लगा दे तो क्या होगा, उनकी जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, कोई भी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की चीज़ें हैं या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, वो क्या होंगी, इंडियन जो प्रोडक्शंस है, इंडियन गुड्स के मुकाबले में वो महंगी हो जाएंगी और जो बायर होगा उसको ज़्यादा कीमत देनी पड़ेगी। तो इस वजह से हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा ये पॉलिसीज होनी चाहिए कि वो टैक्स को क्या करे, कम कर दे, जिससे क्या होगा, मल्टीनेशनल कंपनियां भी यहाँ आएंगी और एक कंपटीशन होगा और लोगों को सस्ती दरों पर कम कीमत पर चीज़ें मिलेंगी। अगर ऐसा नहीं करता है तो इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि यहाँ का जो प्रोडक्शंस है लोकल मार्केट में पीपल के द्वारा परचेज करेंगे वो सामान, पीपल उसको परचेज कर सकते हैं आसानी से। अब जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्ट्रिक्शन लगाती है, यानी कि ट्रेड बैरियर के माध्यम से उस गुड्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाना मेन एम होता है, ताकि गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर टू इंक्रीज, या तो बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्शंस को या तो घटाने के लिए, फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड एंड हाउ मच ऑफ ईच, किस तरह का गुड्स है वो कैसा है इस देश में आना चाहिए। अगर वो लोकल जो प्रोड्यूसर है, हमारे इंडियन प्रोड्यूसर है, उनको अगर वो इनकरेज करना चाह रही है तो डेफिनेटली ये तरीका अपनाया जा सकता है कि जो फॉरेन गुड्स है उसके इंपोर्ट पर गवर्नमेंट क्या कर दे, टैक्स लगा दे या तो टैक्स हटा दे। ऐसा भी देखा गया है, अगर ज़्यादा देखा गया है लोकल मैन्युफैक्चर को बढ़ाने के लिए भी क्या करते हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर टैक्स लगा दिया जाता है। तो आजकल लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो टैक्स है वो क्या कर दिया, हटा दिया जा रहा है। बहुत सारे इंपोर्ट जो गुड्स पर इंपोर्ट पर टैक्स लगता था गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत सारी चीज़ों पर आजकल गवर्नमेंट ने हटा दिया है। इसी को तो लिबरलाइजेशन बोलते हैं, जब गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या हो, ईजी हो और जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स है उस पर कम से कम टैक्स देना पड़े, जिससे कि क्या है, लोगों को कम कीमत पर अच्छी चीज़ें अवेलेबल हो। गवर्नमेंट का मेन मोटिव तो ये भी है, तभी तो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 1991 में आया यहाँ भारत में। दिस इज ऑल फॉर इन दिस चैप्टर। रेस्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक of this chapter I will continue in the next video. Thanks for listening me.